Hello students of class 9th. I welcome you all on my YouTube channel Literary Classes. Students, today we are going to enjoy a ballad entitled as A Legend of the Northland, written by O.B. Carey. Some people called it Chand Carey. Students, before entering into the river of this poem, let me tell you something about the poet. Students, पोयम में जाने से पहले सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा पोएट के बारे में बता दूं। वास्तव में ये जो चांद कैरी हैं, O.B. कैरी हैं, शी इज अ पोएटिस, वो एक कवित्री हैं। शी बिलोंग्ड टू अमेरिका, मीन्स यू कैन से शी वॉज एन अमेरिकन पोएटिस। आपने अन्य भी अगर बुक्स पढ़ा होगा तो उनकी एक सिस्टर हुआ करती थी एलिस कैरी, वेल नोन पोएट ऑफ अमेरिका ड्यूरिंग विक्टोरियन एज। जो इंग्लैंड का विक्टोरियन एज है, मतलब आप कल्पना कर सकते हैं कि हाफ मिडिल 19th सेंचुरी, उस टाइम की ये चांद कैरी, O.B. कैरी और आपकी एलिस कैरी, दोनों लोग वेल नोन पोएट हुआ करते थे। तो उनकी कविताओं में जाहिर सी बात है लोक साहित्य ज्यादा होता था, धार्मिक कथाएं ज्यादा होती थी, मिस्टिकल और आपका कह सकते हैं वो मिरेकल जो थीम्स होते थे वो ज्यादा होते थे। चलिए, अब आपका समय बिना जया किए, बिना बेकार किए, लेट अस टर्न आवर टॉपिक टुवर्ड्स दी पोएम। स्टूडेंट्स, ये जो पोएम है आपके सामने, जिसके टाइटल है अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। ये जो टाइटल है स्टूडेंट्स, जो पोएम का शीर्षक है अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थ पोएम। तो लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट द लीजेंड। स्टूडेंट्स, लीजेंड का मतलब होता है एनी स्टोरी दैट बिलोंग्स टू द olden time of a culture and people think or it is considered that this is true, but in many contexts it can't be proved, but it gives lessons। यानी ऐसी कहानियां जो किसी देश की पुरानी संस्कृतियों से जुड़ी हुई हैं, किसी देश की प्राचीन संस्कृतियों से जुड़ी हुई वो कहानियां, जिन कहानियों से हम पर्याप्त मात्रा में शिक्षा ले सकते हैं। हाँ, यह अलग बात है कि उसके हर बातों को तर्क की कसौटी पर या विज्ञान की कसौटी पर, भूगोल की कसौटी पर रख पाना वर्तमान में थोड़ा कठिन जरूर होता है। ऐसे कहानियों को लीजेंड कहा जाता है। तो दिस पोएम इज अबाउट द लीजेंड ऑफ अ नॉर्थलैंड। इन दिस पोएम द वर्ड नॉर्थलैंड डिपिक्ट्स द प्लेस नियर नॉर्थ पोल। स्टूडेंट्स, अमेरिका के भी उत्तर, यानी पूरे धरती पर जो सबसे उत्तरी क्षेत्र है, आप सब जियोग्राफी में पढ़ते हैं, नॉर्थलैंड यहाँ डिपिक्ट कर रहा है। नॉर्थ पोल रिलेटेड जो एरिया है, नॉर्दर्न रीजन जो है ना, नॉर्थ पोल के पास, जहाँ बहुत ठंडा पड़ता है, वो उसका जियोग्राफिकल बैकग्राउंड ऐसा है कि जहाँ सूर्य का प्रकाश बहुत कम समय पहुंच पाता है। वो भी खास करके सर्दी के दिनों में तो स्टूडेंट्स दिन बहुत छोटा हो जाता है, रातें इतनी लंबी होती हैं, कटती हैं, कितना सोएंगे आप। तो उसको डिपिक्ट कर रहा है, यू कैन से नॉर्थलैंड, उसको नॉर्थ पोलर रीजन को ही नॉर्थलैंड कह रहा है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि दिस पोएम इज ए बैलड। ये जो पोएम है वो बैलड है। सो लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट द बैलड। इसको जान करके आप इस पोएम को अच्छे से अंडरस्टैंड भी करेंगे और उसको एप्रिसिएट भी करेंगे, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए स्टूडेंट्स, जो बैलेड होता है, यू कैन से बैलेड आर दी नैरेटिव पोएम्स दैट आर जनरली कंपोज्ड इन क्वाट्रेंस स्टेंजा। यानी बैलेड्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, वो एक ऐसी कविताएं होती हैं जिन कविताओं में कहानियां होती हैं, और खास करके वो कहानियां लीजेंडरी होती हैं, फोक कल्चर की होती हैं। यानी ऐसी कहानियां होती हैं उनमें जो कहानियां जनरेशन बाय जनरेशन आती जाती है। इसे कंपेयर कर देता हूं, जैसे मान लीजिए भारत में आप कल्पना करें
रामायण की कहानियां हैं, महाभारत की कहानियां हैं, पीढ़ियां गुजर गई इन कहानियों को कहते सुनते, ओरली लोग कहते रहते हैं। तो ऐसे ही यदि कोई कहानी है दुनिया के किसी देश में जो उस जनरेशन को अगले जनरेशन से मिला था, उस जनरेशन को उसके अगले से मिला था और वो चलता जा रहा है, तो ऐसे को कहते हैं बैलेड। अब इनको लिखने का स्टूडेंट्स जो अंग्रेजी में सबसे फैमिलियर तरीका है वो ये होता है कि चूंकि इनमें तो होता है कहानी, जैसे बैलेड भी दो तरह का होता है, एथेंटिक होता है और फिक्सिशियस होता है। तो जो ओल्ड एथेंटिक बैलेड है उसमें भी एक स्टेंजा में 4 लाइन्स होते हैं, माने 4 लाइन्स, यानी क्वार्टरेंस, जैसे मैंने पहले कहा क्वार्टरेंस क्वार्टरेंस क्वार्टरेंस, ये 4 लाइन का स्टेंजा होता है। अब इसी पोएम की बात कर लेते हैं। इस पोएम में टोटल 16 आपके स्टेंजाज हैं, 16 स्टेंजा है। जैसे आपको एक और कंपेयर कराते हैं, जॉन किट्स का बहुत फेमिलियर बैलेड है ला बिल्ड एंड सन्स मर्सी, तो उसमें भी आपके 12 स्टेंजाज हैं। तो बैलेड आप हमें लगता है समझ गए होंगे। बैलेड एक ऐसा पोएम है जो जिनमें कोई कहानी होता है, किसी कहानी को कोई व्यक्ति कह रहा होता है, पोएट कह रहा होता है, कोई स्टोरी कह रहा होता है, और वो जो स्टोरी होता है वो जनरली किसी रीजन के, किसी देश के लीजेंडरी से बिलोंग करता है, लीजेंड से बिलोंग करता है, लेगेसी से बिलोंग करता है, और इसको जनरली लिखा जाता है क्वार्टरेंस में। तो ये तो स्टूडेंट्स बैलेड के बारे में। लेट अस नो समथिंग अबाउट दिस पोएम। इसमें भी आप देखेंगे जो 16 स्टेंजाज हैं, 16 स्टेंजाज में स्टूडेंट्स जो फर्स्ट 3 स्टेंजाज हैं, शुरू के जो 3 स्टेंजाज है जिसको आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उसमें पोएट ने नॉर्थ लैंड के जियोग्राफिकल कंडीशंस को ही एक्सप्रेस किया है। 4 स्टेंजा से जो स्टोरी है, जो लीजेंड है, वो स्टार्ट होता है। इसमें क्या होता है पोएम में कि इसमें एक सेंट पीटर की चर्चा की गई है। सेंट पीटर नाराज हो जाते हैं एक महिला के लोभ के चलते, महिला के लालची स्वभाव के चलते सेंट पीटर नाराज हो जाते हैं, और सेंट पीटर उसके लोभ के चलते उस महिला को श्राप दे देते हैं, उसको एक दंड दे देते हैं। ये पूरी कहानी है। अब इसको मैं यहाँ स्टार्ट में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब हम लोग पढ़ेंगे तो जान पाएंगे। थोड़ा सा यहाँ आपको मैं क्रिश्चियनिटी लेजेंडरी से परिचय करा दूं। सेंट पीटर के बारे में आपको बता दूं बाबू कि देयर वाज दैट इज जीसस क्राइस्ट। तो जीसस क्राइस्ट वाज द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी। वो ईसाई धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। उन्होंने ईसाई धर्म शुरू किया, तो उनके 12 डिसाइपल्स वेल नोन हैं। उनके 12 बहुत बड़े बड़े शिष्य थे जो उनके आदेश से दुनिया के हर देश में गए, उन्होंने क्रिश्चियनिटी फैलाने का प्रयास किया। उसी में से एक बड़े डिसाइपल का नाम है सेंट पीटर। जैसे 2 भारत में भी आए थे, सेंट थॉमस और सेंट जेवियर्स, उसी तरह ये सेंट पीटर है। तो इस कहानी में दिखाया गया है कि एक महिला होती है, उसके वो इतना ग्रीडी होती है। आपको पता ही होगा कि जो ग्रीड है इज द मदर एंड फादर ऑफ सीन। उसको पाप का माई बाप आप कह सकते हैं। पाप वहीं से पैदा ही होता है, लोभ से ही पैदा होता है, और उसमें संत नाराज हो जाते हैं। ऐसे तो जहां तक मैंने सुना है या मैंने फील किया, जो सेंट होते हैं वो एग्रेसिव नहीं होते हैं, कभी नहीं होते हैं। आपने वो कंटक वाली कहानी वो हाथ में सुना ही होगा कई बार। लेकिन यहाँ पर इस पोएम में चांद कैरी ने, फॉबी कैरी ने दिखाने का प्रयास किया है, फिर भी सेंट पीटर उसके ग्रीड का उसको दंड देते हैं। तो दिस पोएम गिव्स अस लेसन दैट इफ यू आर ग्रीडी, आज के समाज में देख लो कितना लोग है, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं ही राजा हो जाऊं, मुझे ही सब मिल जाए। तो जब हम बहुत ग्रीडी हो जाएंगे, ग्रीडी का माने वॉट एवर वी हैव नीड, वी थिंक वी लाइक टू हैव मोर एंड मोर, अदरवाइज बाई रॉन्ग मीन्स और फाउल एंड फेयर मीन्स, किसी तरह से हमें और ले लें, सबकी जो आवश्यकताओं की चीजें वो हम ही रख लें। दिस फीलिंग इज ग्रीड एंड दिस इज द फादर एंड मदर ऑफ सी। ये पाप का माई बाप है। तो अगर हमारे जीवन में लोभ है, अगर हमारे जीवन में ग्रीड है स्टूडेंट्स, तो हमें भी पनिश्ड होना पड़ेगा। जैसे सेंट पीटर यहाँ पनिश्ड करते हैं, वैसे हमारे हिंदुइज्म के अनुसार कोई संत तो पनिश्ड करेगा नहीं, लेकिन हम अपने इस आचरण से ही पनिश्ड हो जाएंगे। अगर हमारे अंदर ग्रीड है, ग्रीड माने जितने की आपको जरूरत है उससे ज्यादा,
दूसरों की जरूरत की चीजों को भी अपने पास रख लेने की इच्छा। बोले हमारे पास ही सब रहे, आप जाएं आपका राम जी जाने। दिस फीलिंग इज ग्रीड, बट इफ दिस इज इन योर माइंड यू आर ऑल्सो गोइंग टू बी पनिश्ड। लेकिन नीतियां कहती हैं केवल 2 जगह ग्रीड नहीं करना चाहिए, विद्यार्थी को लर्निंग में ग्रीडी बनना चाहिए, और पा जाए और पा जाए, और राजा को अपने प्रजा के सुख में बोले और सुख दें और सुख दें, और ये दोनों गायब हो गई, बाकी हर जगह ग्रीड आ गया। तो दिस इज द थीम ऑफ द पोएम। बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा, वो आपको पोएम में पता लगेगा। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू ओपन योर बुक एंड ज्वाइन विथ मी। लेट अस सी द स्टेंजा नंबर 1. Away, away in the Northland, where the hours of the day are few, and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. This is your first stanza. Away, away in the Northland. You can understand the poetess is saying this place is very away, far away from where the writer or the poet is writing the poem. यानी स्टूडेंट्स जो पोएटेस है वो अमेरिका के रहने वाले हैं, और वहां से भी ये जगह काफी दूर है, इसलिए उन्होंने 2 बार इस वर्ड का प्रयोग किया है, अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड, यानी बड़ी दूर, नॉर्थ पोलर रीजन के पास की को कह रही है, वो जगह बहुत दूर है, यानी अमेरिका से भी वो जगह काफी दूर है। कैसा जगह है भाई, किस तरह का जगह है, केवल अमेरिका से दूर है इतना ही नहीं, आगे कहती है where the hours of the day are few. Hours of the day यानी जो दिन के घंटे हैं, घंटा क्या है, hours are the unit of time। बोले जो दिन का समय है are few, बोले ये घंटे बहुत कम होते हैं, यानी एक इंडिकेशन है स्टूडेंट्स, इंडिकेशन है कि दिन वहां शॉर्टर होते हैं, डेज आर शॉर्टर, नाइट्स आर लॉन्गर, स्पेशली इन विंटर सीजन ऑल्सो। जाड़ा आ जाए तब तो पूछो ही नहीं, रात ही रात रहेगी, ठीक है ना। एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर दैट दे कैनॉट स्लीप देम थ्रू। एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, लॉन्ग मीन्स ऑफ मेनी आवर्स, यानी जो रातें हैं वो इतनी लंबी, यानी ऑफ मेनी आवर्स, कई घंटों की, उनका ड्यूरेशन इतना ज्यादा है, दैट दे कैनॉट स्लीप देम थ्रू। दे माने द पीपल ऑफ नॉर्थ लैंड, द पीपल ऑफ नॉर्दर्न रीजन, पोलर रीजन, यानी जो उस पोलर रीजन के रहने वाले जो पीपल हैं, दे, राइटर पोएटिस कह रहे हैं दैट दे, ये हालात है, रात इतनी बड़ी होती है कि दे कैनॉट स्लीप देम थ्रू, वो पूरी रात नहीं सो सकते। इसका मतलब उनको कोई रोग नहीं है, रात इतनी लंबी है, कोई भी व्यक्ति जस्ट सोने के लिए 6-7 घंटे बहुत होते हैं, 8 घंटे मान लो, लेकिन वो 8 घंटे पूरे हो गए, 8 बजे सोने गया, उसका जो है कि भोर के 4 बज गए, लेकिन अभी रात, सुबह के 8-9 बजे तक रात, तो रातें इतनी लंबी हैं, कोई कितना सोएगा। इसलिए रात इतनी लंबी है कि आदमी, वहां के जो लोग हैं वो पूरी रात नहीं सो सकते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज द सेंस ऑफ द फर्स्ट स्टेंजा। लेट अस सी दिस स्टेंजा बाय सम अदर पॉइंट्स ऑफ व्यू, लेट अस एप्रिशिएट दिस स्टेंजा। आइए इस स्टेंजा को थोड़ा एप्रिशिएट कर देते हैं, इसमें कुछ लिटरेरी डिवाइसेस लगे हैं तो उनको भी समझ लेते हैं। पहले तो आपको मैं इसका राइम स्कीम बताने का प्रयास करूंगा। नॉर्थ लैंड फ्यू, कोई तालमेल नहीं, एक साउंड आ गया, लैंड, साउंड पर ध्यान है, LAND मत सुनना कि लैंड में बोल रही हो, आवाज निकल रही उस पर ध्यान देना भाई। लैंड फ्यू, 2 साउंड है ना, अलग अलग नाम दे दो। AB साउंड अलग कर दिया, लैंड A कह दो, QB साउंड बदल गया, FEW मत देखा करो, साउंड सुनो आप, ध्वनि क्या आ रही है। विंटर अलग साउंड आ गया, C थ्रू, इससे मिल रहा है, अलाइक है, एक जैसा है, थोड़ा सा डिफरेंस जरूर है। फ्यू थ्रू, तो इसको भी आप कह दो। तो राइम स्कीम हो गया ABCB, क्वाड्रेंट्स है ही, तो पहला तो ये राइम स्कीम हो गया। कुछ और भी फिगर्स ऑफ स्पीचेज इसमें दिख रहे हैं जो मैं आपको दिखा दूंगा। अवे अवे, देखो साउंड मिलाओ, एक वर्ड रिपीट हो रहा है, लेटर भी मत मिलाना कि ए दिया है, भैया ऐसा मत मिलाना, लेटर आप मैच कराइए ही नहीं, उस लेटर का जो साउंड आ रहा है, अवे अवे
अवे अवे एलिट्रेशन, अनुप्रास अलंकार देख रहे हो ना, अवे अवे। वेयर द आवर्स ऑफ द डे, आवर्स ऑफ द डे माने टाइम, डे ड्यूरेशन। इसको भी अगर बहुत प्यार से आप समझे तो छोटे क्लास में इसको कहते हैं मेटोनिमी। आवर्स ऑफ द डे, मेटोनिमी, आवर्स ऑफ द डे माने ड्यूरेशन ऑफ द टाइम। और आगे जाओ, दैट टुडे, दैट टुडे, दैट, देखो साउंड सुनो, दैट डे, दा की तरह आवाज आ रहा है ना, टीएच मत देखा करो, एलिट्रेशन है तो टीएच मिलाते हो, साउंड मिलाओ, कॉन्सोनेंट साउंड, दैट डे, दैट डे, दैट डे, तो यहाँ एलिट्रेशन है। तो इस तरह से डैम थ्रू, डैम थ्रू, देखो अलग साउंड आ गया ना, दा था की तरह आ गया, तो यहाँ एलिट्रेशन नहीं कहेंगे, टीएच रिपीट कर रहा है, साउंड कहाँ आ रहा है, डैम थ्रू यहाँ नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये इसके आपकी कुछ एप्रिसिएशन आपके सामने मैंने रखा। आइए लेट अस जंप टू आवर सेकंड स्टैंजा। Where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows, and the children look like bears cub in their funny furry clothes। अब देखो कितना बढ़िया, वही के बारे में बता रहा है, अभी लीजेंड स्टार्ट नहीं हुआ। In stanza number 1, in stanza number 2, and in stanza number 3, as I said earlier, the poetess describes the geographical condition, the social condition of Northland and their people। तो उसी क्रम में यहाँ पे where they harness, they means what, the people of polar region, जो पोलर रीजन में रहने वाले लोग हैं उनके लिए दे रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। where they harness, देखो हार्नेस का मतलब होता है किसी चीज को, जैसे आपके हम लोग यहाँ बैल जुताई के लिए बांधे जाते हैं तो रस्सी से बांध देते हैं ना, बोले चलो अब हाकेंगे, इसको पेग लगाएंगे, तो जुताई के लिए लगाना, ठीक है ना, किसी चीज को किसी चीज से बांध देना ताकि वो खींचे, इसको कहते हैं हार्नेस। दे हार्नेस किसको, द पीपल ऑफ नॉर्थलैंड, दे हार्नेस द पीपल ऑफ नॉर्थलैंड, हार्नेस माने जो नॉर्थलैंड के लोग होते हैं वो जुताई के लिए जोड़ देते हैं, किसको जोड़ते होंगे, किससे जोड़ते होंगे, द स्विफ्ट रेनडियर, रेनडियर कैसे है भैया, स्विफ्ट है, एडजेक्टिव काम कर रहा है। रेनडियर आर टाइप ऑफ डियर्स, जैसे अपने यहाँ घोड़राज है ना, इसको भोजपुरी में घोपड़ास कहते हैं, जैसे हिरण हो गया, वैसे ही वो वहां के हिरण टाइप, डियर टाइप, नीलगाय टाइप पशु हैं, लेकिन कैसे हैं, स्विफ्ट, दैट मूव्स वेरी फास्ट, बहुत तेज होते हैं, धावक हैं सर। तो उनको जोत देते हैं, उनको जोड़ देते हैं रस्सी से, बोले ये किसको जोड़ते हैं, टू द स्लेजेज, ये जो रेनडियर्स है ना इनको लोग जोत देते हैं, ठीक है ना, इनको जोड़ देते हैं, स्लेजेस से जोड़ देते हैं। यू नो स्लेजेज आर द कार्ट्स विदाउट व्हील्स, यानी जहाँ नॉर्थ, आपने ये सस्ती में पढ़ा दिया होगा, जो नॉर्थ रीजन है वहां की जो गाड़ियां होती हैं बाबू, बहुत ऐसी गाड़ियों से चक्के ही नहीं होता, वो जानवरों से उनको रस्सी से बांध दिया था, वो खींचते हैं, सब बर्फ होता है, आराम से खींचा रहा है, ठीक है ना। तो स्लेजेस से जोड़ देते हैं वहां के लोग। व्हेन इट स्नोज, जब हर जगह बर्फ गिरा रहता है तो वहां के लोग चक्का उका हटा देते, चक्का तो धंसेगा ना भैया, देखो वहां भी साइंस है, चक्का लगाओगे तो बर्फ में धंसेगा, वैसे स्लेज बना दिया, उसको खींच रहा है, तो बर्फ हर जगह है ही। तो ये कंडीशन है नॉर्थलैंड का, और ये वहीं की लीजेंड है, लीजेंड स्टार्ट नहीं हुआ। एंड द चिल्ड्रेन लुक लाइक बियर्स कब, और जो एंड द चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन बोले किसके, देयर पीपल, वहां के जो लोग हैं उनके जो बच्चे हैं कैसे दिखते हैं, लुक लाइक बियर्स कब, भालुओं के बच्चे की तरह। अब ऐसा क्यों कह रहा है, भालुओं के बच्चे की तरह क्यों कह रहा है, बोले इतना बर्फ गिरता होगा, उनके बच्चे आप देखिए होंगे, दे लुक लाइक व्हाइट, एकदम एज व्हाइट एज स्नो, एकदम सब बर्फ गिरा है तो लग रहा है भालू के बच्चे हैं, तो इसलिए कंपेयर करता है, सिमिली हो गया ना, लुक लाइक कैसे, बियर्स कब, और क्या है, इन दियर फनी फरी क्लोथ्स, और ये बच्चे जो हैं, जो वहां के नॉर्थलैंड के बच्चे हैं, उनके कपड़े कैसे हैं, वो कैसे हैं भैया, फनी, बिहेव में कैसे हैं, फनी, उनका बिहेव मजाकिया है, आनंदिया है, ठीक है ना। फरी क्लोथ्स, कपड़े कैसे पहने, रोवों के बने, बकरी के भेड़ के रोवे हैं उससे बने ताकि ठंडा कम लगे, वो पहने हैं सब, और खूब बर्फ गिरा है, ठीक है ना, ये भाव है। अब देखो इसको भी अप्रिसिएट कर देते हैं। वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडर,
टू द स्लेज व्हेन इट स्नोज, सब ठीक है। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक साउंड मिलाओ, एलिट्रेशन, लुक लाइक, एलिट्रेशन, इन दो वर्डों में क्या हो गया, एलिट्रेशन। और कैसे दिखते हैं, तो चिल्ड्रन का कंपेयर करा दिया गया बियर्स का सिमिली, ठीक है ना। इन देयर फनी फरी क्लोथ्स, फनी फरी देखो एलिट्रेशन, फनी फरी क्लोथ्स, तो ये इसमें रहा। आगे चलते हैं, ठीक है ना। थर्ड स्टेंजा, they tell them a curious story, I don't believe it is true, and yet you may learn a lesson if I tell the tale to you। अभी 4 लाइन्स का राइम स्कीम भी देखा नहीं मैंने, अगले वाले में देख के बता देते हैं। देखो, they tell them a curious story, they means who, the people of the Northland। पोएटिस कहना चाहती हैं कि जो नॉर्थलैंड के लोग हैं, they tell them, them मैंने dear children, एक जनरेशन वाला अपने नीचे वाले जनरेशन को, अ क्यूरियस स्टोरी, इंटरेस्टिंग स्टोरी, अ फैसिनेटिंग स्टोरी। वहां के लोग जो बड़े लोग हैं वो अपने नीचे वाले पीढ़ियों को एक ऐसी कहानी कहते हैं जो विश्वास तो नहीं होता है, लेकिन लोग क्यूरियस स्टोरी उसको मानते हैं। आई डोंट बिलीव इट इज ट्रू, पोएटेस साफ कहती हैं कि मैं जहां तक विश्वास करती हूँ ये कहानी सत्य नहीं है, मुझे नहीं लगता कि कहानी सच है। एंड येट यू मे लर्न लेसन, लेकिन ठीक है कहानी गलत ही सही, लेकिन यू मीन्स रीडर, हम लोग स्टूडेंट जो हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग जो पढ़ रहे हैं इस कविता को, यू मे लर्न लेसन, आपको सीख मिल सकती है, आपको पाठ मिल सकता है, आपको ज्ञान मिल सकता है। इफ आई टेल द टेल टू यू, अगर वो कहानी जो वहां के नॉर्थलैंड के इल्डर जनरेशन, यंगर जनरेशन को जो एक कहानी कहते हैं, जो बहुत ही क्यूरियस स्टोरी है, अगर उस कहानी को मैं आपको बताऊं, जहां तक मेरा मानना है, मैं भी नहीं मानती कि, मैं पोएटिस ग्रुप में बोल रही हूं कि मैं भी नहीं मानती कि वो कहानी सच है, लेकिन अगर वो मैं आप पाठकों को सुनाऊं तो निश्चय ही आप उस कहानी से एक सीख ले सकते हैं, एक लेसन ले सकते हैं। दिस इज द सेंस ऑफ दिस स्टेंजा। अब यहां से देखो, इसके भी अगर हम स्कीम आप मिलाएं, स्टोरी ट्रू मिल नहीं रहा, बोले ए बी, लेसन यू, देखो लेशन यू, तो अब यहां पे मिलाएंगे लेशन, अलग साउंड है सी, ट्रू यू, वही आगे मैंने सेम रिपीट कर रहा है, ए बी सी डी चल रहा है, यानी दूसरे लाइन का 4th लाइन के साथ राइम स्कीम है। इसको बोलते हैं ना मैस्कुलिन राइम, राइम भी कई तरह का होता है, खैर वो आपका मुद्दा नहीं है। तो ये आपका राइम स्कीम होगा। अब देखो एप्रिसिएशन और करते हैं।